क्या हाल चाल है सब लोगों के। डीपीपी नहीं मिल रही। अच्छा, कुछ लोगों को शायद मिली हो, जरा वो बताएं डीपीपी मिली कि नहीं मिली। डीपीपी मिली क्या? कितने लोगों ने डीपीपी अटेम्प्ट की? अगर डीपीपी अटेम्प्ट की तो लिखो यस। डीपीपी अटेम्प्ट की तो लिखो यस। वो एक ही जने का आ रहा है, डीपीपी नहीं मिल रही। यस किसी का आया नहीं अभी तक। अगर डीपीपी बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है तो लिखो नो। नो, अच्छा अभी मिली नहीं है इसका मतलब। ओ हो भाई वो ऐप पे, चलो मैं दोबारा से इसको कंफर्म करूंगा। सबका नो नॉट फाउंड ही आ रहा है। ओके, तो मैं जो है क्लास के बाद चेक करता हूं। कोई यस भी है क्या इसमें? यस वाले भी दो चार एक आध दिख रहे थे मुझे। नहीं, नो ही चल रहा है भाई। ओके चलो, तो मान लिया कि भाई डीपीपी नहीं मिली है, तो आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आज डीपीपी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे पढ़ते। ठीक है ना। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मैं और क्वेश्चन जो है तुम्हें अपनी तरफ से दे देता हूं करने के लिए। ठीक है, और मैं इंश्योर करूंगा कि जो ऐप है ना, कैरियर विल का ऐप, उस ऐप में ही आपको डीपीपी मिल जाएगी। ओके, और अगर नहीं मिलती है तो अपन फिर उसका भी कोई ना कोई तरीका जो है ढूंढ लेंगे नेक्स्ट क्लास तक। ओके, बाकी वैसे ऐप में डीपीपी मिल जाएगी तुम्हें नेक्स्ट क्लास तक, तो अभी नहीं मिली है तो। चलो भाई, हम आगे पढ़ेंगे फिर। लास्ट हमने क्या किया था? मुझे ध्यान आ रहा है कि लास्ट हमने किया था कि भाई होमोजिनिटी प्रिंसिपल मैंने तुम्हें बताया था कि फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन हो, वो कुछ लोगों का यस आ रहा है, पता नहीं बाकी लोग भी ढूंढना ऐप पे, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर ही दूंगा कि तुम्हें डीपीपी मिल जाए। ओके, मेरा फिलहाल टेलीग्राम चैनल मैंने नहीं बनाया है, पर अगर मैं चैनल बनाऊंगा तो वो भी तुम्हें दिखा दूंगा। लेट अस कम टू होमोजिनिटी। कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन है अगर, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होती है, और अगर किसी इक्वेशन में हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो है उस केस में क्या होगा, अगेन डायमेंशन सेम होगी। किसी का एक बहुत लंबा सा यस आया है, लेकिन अधिकतर का नो आ रहा है, तो मैं इसको भी नो ही मानूंगा। ओके, हाँ भाई, तो ऐसा करो कि एक इक्वेशन जो है, अच्छा देखो, इक्वेशंस को तो हम होमोजेनिटी चेक करते ही हैं। ठीक है ना। मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, उसकी जरा मुझे बताना कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। ठीक है, फिजिक्स की एक इक्वेशन ले रहा हूं, चलो। हाँ भाई, तो क्या इक्वेशन लें? एक इक्वेशन में ले रहा हूं, जैसे स्प्रिंग होती है ना, पहले उस इक्वेशन को लेने से पहले तुम्हें एक नई फिजिकल क्वांटिटी भी बताएंगे। ठीक है ना, मॉड्यूल भी मिलेंगे, चिंता मत करो, जिसको शीट बोलते हैं वो भी मिलेगा, चिंता मत करो, दोनों चीजें मिलेंगी। आई विल एंश्योर कि वो तुम्हें जो है ऐप पे मिल जाए, और नहीं मिली तो फिर अपन टेलीग्राम चैनल भी चालू करेंगे। ओके, हाँ, तो एक सिचुएशन लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कई सिचुएशंस देखी थी, एक सिचुएशन लेते हैं विच इज रिलेटेड टू ए स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग भी फिजिक्स में ना काफी काम आती है। तो भाई ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग में क्या होता है कि अगर हम उसको किसी फोर्स से खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो ये तो स्प्रिंग है जिसको कि खींचा हुआ नहीं है। अब इसी स्प्रिंग को मान लो मैंने खींच दिया, तो ये स्प्रिंग ऐसी दिख रही। ओके, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हम देख रहे हैं कि उसमें इतना इंक्रीमेंट आ गया। इस इंक्रीमेंट को मैंने लिखा एक्स। ठीक है, और ये ऐसी स्टेट में तब होगी जब हम इसको खींच रहे हैं। तो आई हैव, अरे ये क्या हुआ भाई, हाँ, तो आई हैव अप्लाइड ए फोर्स एफ। तो जब मैं स्प्रिंग पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, उसमें एलोंगेशन आ रहा है एक्स के बराबर। ठीक है ना। तो यहां पे ये देखा जाता है कि फॉर ए स्प्रिंग एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर मैं फोर्स को डबल करूंगा तो ये एलोंगेशन भी
डबल हो जाएगा, ये मतलब है प्रोपोर्शनल का। तो ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं कि भाई F इज इक्वल टू के एक्स। ये K क्या होता है? K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अरे ये मिट कैसे रहा इसमें से? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो पहला काम तो तुम्हें यह करना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। करो भाई, मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट के की डायमेंशन निकाल के बताओ। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है उससे लेके डायमेंशन निकालो। हाँ, कुछ आंसर आने शुरू हुए हैं। गुड गुड गुड, बढ़िया। देखो, डायमेंशन ऑफ के हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना? के लिए फॉर्मूला एफ बाय एक्स बनेगा, तो ये लिख सकते हैं। एफ की डायमेंशन तुम्हें याद होगा, लास्ट क्लास में हमने निकाली थी, और मैंने इसको कहा था कि याद रखना है, ये बहुत जगह के काम आती, बहुत जगह काम आती है। M1 L1 T-2, ये फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट क्लास में निकाल गया था। एक्स यहां पे क्या है? एक्स जो है वो लेंथ है, स्ट्रेच इन द स्प्रिंग। सो डिवाइडेड बाय हमने कर दिया एल। ठीक है भाई? तो ये तुम देख सकते हो एल की पावर 1 जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो रही है, तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया MT-2। MT-2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई। ओके, अच्छा, अब तुम्हें मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, उस इक्वेशन को तुम्हें डायमेंशनली करेक्ट करना है, डायमेंशनली चेक करना है, सॉरी, कि भाई वो इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। ठीक है, ये देखना है। करेक्ट आंसर ये देख लो भाई, कुछ आंसर मुझे दिख रहे हैं, कई सही भी दिख रहे हैं, कुछ गलत भी दिख रहे हैं। ओके, सो इक्वेशन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, देखो क्या होता है कि जब स्प्रिंग को ना हम खींच के रखते हैं, तो उस स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, स्प्रिंग को खींच के रखें या उसको दबा के रखें, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है ना? क्योंकि जैसे यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लो अगर हम छोड़ दें इस सिस्टम को, तो ऑब्जेक्ट को खींचेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। तो वो कैसे आ रही? स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी से। स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी के लिए एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें चेक करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो U है, हाँ, ये स्प्रिंग की एनर्जी या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। U क्या चीज हुई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ओके, के यहां पे है ही तुम्हारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स भी तुम्हें पता है एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इसको चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है या नहीं है। चेक करके बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि के तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका डायमेंशन नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है। कुछ कांस्टेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कांस्टेंट का मतलब यह नहीं है कि वो सिंपली कोई जो है रेशियो है या कोई नंबर है। ठीक है ना? तो कांस्टेंट्स की भी डायमेंशन हो सकती है भाई। ठीक है ना? हां, तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आई कि नहीं आई? लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हें ध्यान होगा हमने निकाला था लास्ट क्लास में, mgh पोटेंशियल एनर्जी करके निकाला था। और इनफैक्ट मैंने यह भी कहा था कि एनर्जी कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या इवन हीट, सबकी डायमेंशन सेम होती है। और वो डायमेंशन हमने निकाली थी M1 L2 T-2। ठीक है ना? राइट हैंड साइड जो है इसमें, उसकी डायमेंशन चेक करते हैं। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या है ये देखते हैं। तो हाफ तो कुछ आएगा नहीं, हाफ तो नंबर हो गया। के जो है
उसका डायमेंशन ये देखो बोर्ड पे लिखी हुई है भाई, एम टी स्क्वायर, एम टी माइनस टू। सो एम टी माइनस टू तो ये हो गया, दिस इज फॉर के, हाफ के लिए कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर, एक्स जो है वो लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो एम एल टू एंड टी माइनस टू, so you can see this matches. So this equation is dimensionally correct. ये homogeneous है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा? कंक्लूजन निकलेगा कि this equation may be correct. ये मैं बता दूं कि ये जो डायमेंशन एनालिसिस वाला मेथड है, उससे हम कभी भी किसी इक्वेशन को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो प्रूव करने वाली बात तो जब वो चैप्टर आएगा तभी आएगा, जब हम स्प्रिंग वाले एनर्जी वाले चैप्टर में जाएंगे तब हम इस इक्वेशन को एक्चुअली प्रूव करेंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट बिकॉज डायमेंशनली इट इज होमोजीनियस, ठीक है ना भाई। सो चलो, एक नई फिजिकल क्वांटिटी देखी हमने, इक्वेशन लिखी। मैं एक और चीज तुम्हें बताता हूं। डायमेंशन एनालिसिस होमोजिनिटी का जो चेक है ना, वो कई बार हम अपने क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लो तुम कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, और उस प्रॉब्लम में जो है कुछ फोर्स पूछा गया, किसी सिचुएशन में फोर्स पूछा गया, ओके, और तुमने सॉल्व करते करते तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आ गया कि भाई फोर्स इज इक्वल टू पार्टिकल का मास था कुछ, उसकी वेलोसिटी थी भाई, है ना, और सपोज जो है वो आर रेडियस के सर्कल पे चल रहा था, मान लो सर्कुलर पाथ पे, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन तुम्हारा बन गया, ठीक है। तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम में फोर्स पूछा और तुम सॉल्व करते करते यहां पे आ गए, ठीक है ना। तो अब जो है इसमें बिफोर लाइक गिविंग योर आंसर, बिफोर लाइक टिकिंग योर आंसर, यू कैन वेरीफाई दिस डायमेंशनली कि भाई ये डायमेंशन ये जो राइट हैंड साइड मैंने निकाली, फोर्स के लिए कुछ एक्सप्रेशन आया, मेरे 2-3 स्टेप किए कंजर्व वॉट एवर जो भी मैंने अप्लाई किया, उसके बाद ये आंसर आया, क्या ये फोर्स हो सकता है? तो ये फोर्स तभी हो सकता है जब डायमेंशन फोर्स की हो, ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन को चेक करो। ये जो बाय द वे हाफ कहां गया, कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं बता दूं हाफ जो है वो सिर्फ एक नंबर है, ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लास्ट क्लास में हमने हाफ एमवी स्क्वायर भी किया था, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का, तो वो हाफ जो डायमेंशन में, ये ध्यान रखो, कुछ लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है किसी भी क्वांटिटी का, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट का मैंने लिखा है, तो ये तुम्हें जो है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, कोई भी डायमेंशन वाला फॉर्मूला तुम्हें वैल्यू नहीं बताता है। डायमेंशनल फॉर्मूले का पर्पस क्या है, मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमें सिर्फ किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हमें बताता है हमारी बेस क्वांटिटीज से। मैकेनिक्स में बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? एम एल टी, मास, लेंथ एंड टाइम, सिर्फ उनसे रिलेशन बता रहा है, वैल्यू नहीं बता रहा है, ओके। हां, तो इसके आंसर आने लगे हैं भाई। क्या ये एम वी स्क्वायर बाय आर फोर्स हो सकता है क्या? तो इसके आंसर आने लगे हैं हां। तो इसको हम निकाल के देखते हैं, देखो करके देखते हैं। तो भाई हां, राइट हैंड साइड जो है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड की तो हमें पता ही है, हम ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड की निकालते हैं, ओके। सो डायमेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर, ये कर रहे हैं हम। तो एम तो मास है, सिंपली मास आ गया। वी का स्क्वायर, वी होती है वेलोसिटी, यानी कि एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर है लेंथ, रेडियस, तो एल नीचे आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके तुम लिखोगे तो एम तो 1 है, एल ऊपर एल स्क्वायर है, नीचे एल, तो 1 बचा, ठीक है ना। एल टू द पावर 1 बचा, ऊपर 2 नीचे 1, सो m1 l1, और t जो है -1 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि t टू द पावर -2। और ये तुम देख सकते हो कि m1 l1 t -2 इज इंडीड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अगर ऐसा आंसर तुम्हारा फोर्स के लिए आ रहा है तो ये सही
हो सकता है, सही होने की गारंटी डायमेंशन वाले चैप्टर में तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है ना। डायमेंशन एनालिसिस की अपनी लिमिटेशंस होती है। ओके, सो दिस मे बी फोर्स, योर आंसर मे बी करेक्ट। अगर मान लो तुमने गलती से कुछ मान लो mv/r कर दिया होता, ठीक है ना, तो mv/r कर देते, वो डायमेंशन ही नहीं मिलती, तो उस केस में तुम श्योर हो सकते हो कि तुम्हारा आंसर पक्का गलत है भाई। उसको चेक करो, उसको आंसर, उसमें तुम टिक ABCD जो भी आंसर है उसको टिक मारने से पहले उसको वेरीफाई करो, नहीं तो पक्का नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर डायमेंशन सही आ चुकी है तो चांसेस हैं कि तुम्हारा करेक्ट है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए ABCD, है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शंस को इलिमिनेट कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है ना। ऐसे मान लो क्वेश्चन में फोर्स पूछा गया और 4 ऑप्शन में अलग अलग एक्सप्रेशन दिए गए, और कोई एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन मान लो फोर्स का ऐसा है कि भाई mv/r, ठीक है ना, या कोई तीसरा एक्सप्रेशन ऐसा है, मान लो ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी आ रहा है, मान लो mv³/r, ठीक है ना। इस तरीके के अगर ऑप्शन हैं तो तुम इजीली कह सकते हो कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डायमेंशन ही नहीं मैच कर रही, ठीक है ना, डायमेंशन इसकी मैच कर रही है। तो अगर ये 3 ऑप्शन है तो इसमें से ये ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है डायमेंशन एनालिसिस का कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऑप्शंस को इलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हां, डायमेंशन एनालिसिस का अगला और फायदा क्या हो सकता है, तो हम इसको करते हैं कि भाई डायमेंशन एनालिसिस का अगला फायदा क्या हो सकता है। तो अगला फायदा यह होता है कि कई बार ना हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशन में हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। तो भाई एग्जाम्पल है हमारा सिंपल पेंडुलम, फिजिक्स में बहुत जगह पे काम में आता है। ओके, धागा है, धागे के नीचे एक मास लटका रखा है हमने, और उसको थोड़ा सा हम साइड में ले गए और छोड़ दिया, तो क्या होता है कि ये इस तरीके से स्विंग करता है, पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है। कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है। अब मान लो पेंडुलम की लेंथ है L, पेंडुलम का मास है M, ठीक है। तो अब हमें इसमें पता यह लगाना है कि भाई ये जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, ठीक है ना, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो अब हमें सोचने की बात, पहले हम ये सोचते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है। ओके, तो एक जो चीज है वो लेंथ, पेंडुलम की जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर सकता है। तो T डिपेंड्स अपॉन लेट्स से लेंथ। इट मे डिपेंड ऑन समवन में से कि ओके, इट डिपेंड्स ऑन मास, मे बी मास ऑफ द पेंडुलम। इसके अलावा क्या हो सकता है? अच्छा, ये पेंडुलम को चला कौन रहा है भाई? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स चला रहा है, तो मे बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी जिसको हम कहते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, तो मान लो ये इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन में हमें ये दिया गया कि भाई एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी की लेंथ L, मास M और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, इन 3 चीजों पे ये टाइम पीरियड पेंडुलम का डिपेंड करता है, ये हमें दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि भाई ये पता लगाओ कि क्या फॉर्मूला हो सकता है टाइम का इन तीनों के साथ कनेक्ट करता हुआ, कैसा फॉर्मूला हो सकता है। ओके, तो अब क्योंकि ये पहला है इसलिए मैं इसको तुम्हें करके बताऊंगा, इसके बाद और कुछ सिचुएशंस लेंगे जो मैं तुम्हें डिराइव करने के लिए दूंगा, राइट। चलो, तो जैसे पहला स्टेप इसमें यह होगा कि हम अपनी तरफ से ना एक फॉर्मूला अज्यूम कर लेंगे। तो मान लो हमने फॉर्मूला अज्यूम किया कि भाई T इज इक्वल टू L टू द पावर A, M टू द पावर B एंड G टू द पावर C,
और इसके अलावा ना यहां पे हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान रहे हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमने मान लिया कि भाई ये के है, के यहां पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में आगे कुछ नंबर आ जाता है और वो नंबर हम डायमेंशन एनालिसिस में नहीं निकाल सकते। तो एक तथ्य हम पहले से ही स्वीकार कर लेते हैं कि भाई इस डायमेंशन एनालिसिस वाले मेथड में ये के की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। डायमेंशन एनालिसिस वाले जो मेथड है उसके अपने जो है क्या कहना चाहिए, लिमिटेशन है, राइट। तो के की वैल्यू नहीं निकलेगी। एबीसी क्या है, इनको हम निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, हां, तो अब देखो, अगर ये रिलेशन टाइम का एल, एम और जी के साथ करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच होनी चाहिए। ओके, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी डायमेंशन तो बड़ी आसान है। डायमेंशन ऑफ टाइम सिंपली अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो गया भाई, m0, l0 और t1। ठीक है ना, टाइम पीरियड इज सिंपली टाइम। ओके, अच्छा, उसके बाद राइट हैंड साइड में हम जाएं तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखते हैं भाई। डायमेंशन ये इसको मैं चलो ऐसे लिख भी देता हूं, LHS डायमेंशन वो ये थी, अब मैं लिख रहा हूं RHS डायमेंशन। तो RHS डायमेंशन में आएगा, अब K तो इसमें K का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बिकॉज K जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। जैसे वो हमने जो कर रहे थे ना हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ जो है वो डायमेंशनलेस था, तो उसी तरीके से K कुछ हाफ के जैसा कुछ नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसको छोड़ो फिलहाल। लेंथ, L लेंथ है, लेंथ टू द पावर A हो गया। M ऑफ कोर्स मास है तो M टू द पावर B हो गया। और G जो है वो क्या है, वो है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी है तो एक्सेलरेशन ही। एक्सेलरेशन हमने निकाला था लास्ट क्लास में, LT-2। ठीक है ना, तो इसकी पावर हो गई C। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन हमने माना है फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला जो हमने अज्यूम किया है उसके हिसाब से राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये आ रही। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, MLT को सेपरेट कर लेते हैं। हाँ भाई, तो M की पावर हम देख रहे हैं B, L की पावर हम क्या देख रहे हैं, एक तो इधर A है और इधर C है, A प्लस C हो जाएगा, A प्लस C। और T की पावर हम देख रहे हैं -2C। ओके, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमें ये मिल रही है। अगर जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैच करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को हमने कंपेयर कर लेते हैं। एक बार मैं दोनों को इक्वेट लिख देता हूं कि भाई M0 L0 T1 इज इक्वल टू MB LA प्लस C और T-2C आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि M में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 0 इज इक्वल टू B आया। ठीक है, इसके अलावा अगर L में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इधर 0 है, 0 इज इक्वल टू इधर आ गया A प्लस C। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी T है 1 और यहां क्या है -2C। ये तीन इक्वेशन बन गई। तो तीन ही अननोन थे हमारे पास, एबीसी, तीन इक्वेशंस मिल गई हैं हमारे पास। तो एबीसी तीनों की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। बी तो डायरेक्ट निकल ही गया और सी तुम्हें इससे मिल जाएगा। ठीक है ना, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, इससे मिल रहा है कि भाई सी इज इक्वल टू -12। सी यहां से आ गया, सी की वैल्यू को इसमें डाल दो तो तुम्हें जो है ए भी मिल जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस सी जो है 0 हो रहे हैं तो नेचुरली ए की वैल्यू नेगेटिव सी है, नेगेटिव नेगेटिव हाफ यानी कि प्लस हाफ। ओके, तो क्या हो रहा है कि भाई हमें ए की वैल्यू मिल गई +12, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -12। तीनों की वैल्यू जब हमने निकाल ली तो इसको उठा के हम हमारी जो ओरिजिनल अज्यूम्ड फॉर्मूला था हमारा उसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें हमने पुट किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई T इज इक्वल टू K टाइम्स L टू द पावर A था, A हमने निकाला भाई हाफ प्लस हाफ, तो L टू द पावर हाफ
एंड m टू द पावर 0, तो m टू द पावर 0 तो मतलब m आएगा ही नहीं, एक बार लिख दिया मैंने, खैर m टू द पावर 0, और g टू द पावर c जो है वो कितना है, -12। ओके, तो ये फॉर्मूला बना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं k टाइम्स, और ये जो हाफ पावर m तो आएगा ही नहीं, 0 पावर है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ l/g। तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला जो है ये तुम्हें मिल रहा है भाई टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है भाई, हाँ, कई लोगों ने आंसर दिया है k√l/g, वेरी गुड। सब जिन्होंने भी आंसर निकाला है उनका आंसर सही है। ओके, तो अब यहां पे देखो, हमने इतना फॉर्मूला डिराइव किया है। एग्जैक्ट फॉर्मूला बाय द वे पेंडुलम का शायद तुम में से कुछ लोगों को पता हो, मैं बता देता हूं। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2π√l/g। जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये है। आगे एक चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM करके, ठीक है ना, तो वो अपने सिलेबस में 11th में आएगा, उसको में भी आज से हम शायद 4-5 महीने बाद उसको पढ़ें। तो जब इसका प्रॉपर डेरिवेशन जो है यहां तक का एग्जैक्ट पूरा ये वाला, इसको हम निकालेंगे 5 साल के बाद, 5 महीने के बाद, 5 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 5 महीने के बाद हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ बने रहे तो जरूर वो दिन आएगा जब मैं इसको प्रॉपर इस तरीके से फिलहाल डायमेंशन एनालिसिस वाला जो मेथड है उसकी लिमिटेशन ये है कि उसमें तुम ये कांस्टेंट वैल्यू के जो है, ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते हो। ओके, सो इतना तो हमने किया, फिर भी देखो काफी चीजें हमें कम से कम डायमेंशन एनालिसिस से पता चल गई कि भाई जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो L के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई एक पेंडुलम की लेंथ अगर मैं 4 गुना कर दूं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, इस क्वेश्चन का तुम आंसर कर सकते हो। क्यों भाई, अगर मैं एक पेंडुलम की लेंथ को 4 गुना कर दूं उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। पेंडुलम की लेंथ को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। पाई डायमेंशनलेस है भाई, पाई इज ए नंबर, डायमेंशनलेस। 2 भी नंबर है, 2 और पाई दोनों की कोई डायमेंशन नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के आंसर आने लगे हैं, वेरी गुड मनन गंभीर। तो 2 ये जो है डबल हो जाएगा टाइम पीरियड। अगर हम लेंथ को 4 गुना करेंगे, देखो स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ आ रही है, ठीक है ना, तो लेंथ को अगर 4 गुना कर देंगे टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो पेंडुलम से रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर तो हम कर ही सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है ये अभी हमने निकालना नहीं सीखा क्योंकि इसको हमने डिराइव नहीं किया है, लेकिन लेंथ पे डिपेंडेंस क्या है वो हमने देख लिया, ठीक है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस का इस तरीके से हमें फायदा हो रहा है। तो देखो ये तो क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें करके दिखाया। अब मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है, उसको तुम्हें डिराइव करना है, ठीक है भाई। चलो, तो अगला एग्जांपल, हाँ, तो ये जो है मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल सी सिचुएशन ले लेता हूं। देखो, ठीक है, सिचुएशन ये है कि एक बॉटल है, ओके, एक कोई बॉटल है जिसको, बॉटल को ना मैं चलो सिलिंड्रिकल सी मान लेता हूं, ऐसा कोई सिलिंड्रिकल बर्तन है ऐसा मान लो। बॉटल इस थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया बॉटल का हमने, ओके। और ये किसी नल के नीचे रखी हुई है भाई, है ना, और नल में से जो है पानी इसमें गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है। तो अब ये क्या, थोड़ी बहुत हो सकता है भरी हुई भी है ना, थोड़ा यहां पे पानी गिर रहा है इस तरीके से। अब देखो क्या होता है कि ये बॉटल यहां पे भर रही है और मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं सामने, मुझे ये बॉटल दिख नहीं रही, ठीक है ना, लेकिन इससे आवाज सुनाई दे रही है। गिरते हुए पानी की बॉटल में जो आवाज है वो मुझे सुनाई दे रही है, मैं बॉटल को देख नहीं रहा हूं। इस सिचुएशन को थोड़ा सोचो अपने दिमाग में, प्रैक्टिकली सोचो। क्या होता है जब ये बॉटल भरने वाली होती है ना, हमें पता चल जाता है कि भरने वाली है सिर्फ आवाज सुन के, बिना देखे।
होता है कि नहीं होता है? क्यों? सिर्फ आवाज सुन के हमें अंदाजा लग जाता है कि बॉटल भरने वाली है। ओके, ऐसा कैसे होता है? तो उस पे बेस्ड एग्जांपल है। वेरी गुड। कुछ लोग बता रहे हैं कि पिच, साउंड की पिच जो है वो बहुत हाई हो जाती है। पिच यानी पिच जो है वो रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। ओके, हां, तो इस एग्जांपल में हम जो है निकलने वाली, इससे बॉटल से निकलने वाली ये जो सिलेंडर मान लो, इस सिलेंडर से, ये सिलिंड्रिकल पाइप जो है से निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे। ओके, तो भाई फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की, इट मे डिपेंड अपॉन, पहले किन किन चीजों पे डिपेंड करती है उनकी हम बात करते हैं। सो इट मे डिपेंड अपॉन लेट्स से लेंथ of the air column. Okay, it may depend upon length of the air column, one of the things. Secondly, it may depend upon the let's say the density of air. जो इसके अंदर air है उसकी density पे depend कर सकती है। और क्या हो सकता है? It may also depend upon let's say the atmospheric pressure. Okay, तो ये तीन चीजें हमने चूज की जिन पे कि साउंड की फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर सकती है। ओके, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, डेंसिटी, रो सिंबल है यहां पे डेंसिटी ऑफ एयर, और कैपिटल पी इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों सिंबल्स के मैंने मीनिंग बता दिए। बाय द वे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये तुम्हें पता होगा। ये जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है भाई। फ्रीक्वेंसी इज 1/t, ठीक है ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तुम इससे सोच सकते हो क्या होगी। ओके, तो मैंने सफिशिएंट हिंट दे दिया है। पहला स्टेप भी मैं तुम्हें बता देता हूं। पहला स्टेप हम ये लेंगे कि भाई वी विल गेस अ फॉर्मूला लाइक दिस कि F इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट के L टू द पावर A, रो टू द पावर B एंड प्रेशर P टू द पावर C। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब इसके आगे वाले स्टेप्स करो। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को इक्वेट करो और ए बी सी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो निकालो, ताकि हमें ये फॉर्मूला मिले कि हाउ फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स। ओके, चलो ट्राई करो जरा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो। देखो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये वाइड, इट डजंट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम और समथिंग एल्स XYZ। तो ये मैं बता दूं कि इस चैप्टर का हमारा एजेंडा ये रिसर्च करना नहीं है कि भाई ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकती है वगैरह। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस की, ठीक है ना। डायमेंशन एनालिसिस वाले मेथड से फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि ये किन पे डिपेंड करता है। ओके, तुम्हें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम पता लगाओ कि किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो इस चैप्टर का एजेंडा नहीं। तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट तुम्हें डायरेक्टली दे दिया जाएगा, इसके आगे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि ये उस चीज पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही है और उस पर क्यों कर रही है वगैरह, ठीक है। ये तुम्हें दे दिया, तुम इससे आगे बढ़ो। ओके, हाँ, कुछ आंसर आया है अभी एक आध। पानी की आवाज हाई पिच हो जाता है व्हेन नियर फुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो तो था ही, लेकिन अभी हमें ABC को निकालना है, ठीक है ना। ओके, आंसर आया है एक दो लोगों का। चलो देखते हैं आंसर। जिन जो भी आ रहा है तुम्हारा चेक करना, मैं भी यहां पे करके बताता हूं, ठीक है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इज, इट मींस डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तुम इस रिलेशन के हिसाब से कह सकते हो कि भाई इट विल बी T-1। तो M 0 कर दो, L भी 0 कर दो और T-1, ठीक है भाई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो फ्रीक्वेंसी उसकी डायमेंशन आ गई। राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड,
तो k को तो छोड़ दो, ये डायमेंशनलेस है, ये हम पहले से एक्सेप्ट करके चलते हैं कि k की वैल्यू निकालना हमारा अब फिलहाल हम नहीं निकाल सकते डायमेंशन एनालिसिस से। l टू द पावर a आया, l होता है लेंथ की पावर a हो गई। डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि m l -3, ठीक है भाई। वॉल्यूम जो है l क्यूब होता है, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी नीचे तो ml -3, डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है b। और प्रेशर, प्रेशर हमने लास्ट क्लास में लिया था फोर्स अपॉन एरिया करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई m l -1 था और t था -2। अगर तुम्हें मान लो प्रेशर की डायमेंशन याद नहीं भी है तो तुम क्या है, यू कैन क्विकली फाइंड इट, P इज इक्वल टू एफ बाय फोर्स अपॉन एरिया, ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो जो फोर्स है वो m1 l1 t -2, ये तुम्हें याद होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एरिया L2, सो यू कैन क्विकली फाइंड इट। ओके, तो इसकी पावर हमने क्या ली है, c, l टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b एंड प्रेशर टू द पावर c। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब mlt अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो भाई m बन रहा है पावर b और यहां पे पावर c, m टू द पावर आया भाई टोटल b प्लस c, ठीक है ना। लेंथ की पावर क्या आई, लेंथ की पावर यहां पे हम देख रहे हैं a और यहां पे हम देख रहे हैं -3 इंटू बी, तो -3b हो गया। और l यहां पे भी है -1 इंटू सी, तो ये हो गया -c। तो l की पावर में a b c तीनों आ रहे हैं। अब रह गया टाइम, तो टाइम हम देख रहे हैं कि यहां नहीं है, यहां नहीं है, सिर्फ यहां पे है, तो -2c। ओके, तो इस तरीके से राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हमने यहां पे लिखी और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, mlt अलग अलग, राइट। अब हम LHS RHS की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हमें इक्वेशंस मिलेंगी। पहले मैं m वाली डायमेंशन कंपेयर कर रहा हूं, तो m वाली डायमेंशन में कंपेयर करूं तो इधर आ रहा है b प्लस सी और LHS में था 0, तो ये b प्लस सी 0 के बराबर होना चाहिए। l की डायमेंशन अगर मैं कंपेयर करूं तो RHS में आया a -3b और -c, ये होना चाहिए कितना, यहां पे भी l नहीं है तो 0। और t को कंपेयर करेंगे इसी तरीके से, यहां पे आया कितना, यहां पे आया -2c और यहां पे है भाई -1। ओके, तो 3 अननोन एबीसी, 3 इक्वेशंस हैं। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन 3 सबसे आसान है, उससे तुम्हें c की वैल्यू मिल रही है 1/2, ठीक है ना भाई, c की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब क्या करो, मेरे ख्याल से इक्वेशन 1 को लो, c की वैल्यू यहां पे हाफ पुट करोगे तो इससे तुम्हें मिल जाना चाहिए b की वैल्यू कितनी, -12। b जो है वो -c के बराबर आ रहा है यहां पे और c हाफ है, तो ये हो गया -12। अब b और c दोनों तुम्हें मालूम है, यहां पुट कर दो तो तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो इससे अगर हम देखें तो a हमें मिल रहा है 3b प्लस c, a की वैल्यू आ रही है 3b प्लस c, तो 3 टाइम्स -12 प्लस c इज हाफ, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया है -1, क्यों भाई, ठीक है ना, a की वैल्यू आ गई -1। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं, f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k विच वी डोंट नो, l टू द पावर हाउ मच, -1, ओके, रो टू द पावर b, आवर b इज -12 and p to the power c which is +12. So the formula looks something like this, k by l, 1/, है तो इसको नीचे कर लो और इसको स्क्वायर रूट के अंदर बाकी दोनों को डाल दो, p by रो, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा फॉर्मूला हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो इससे वो जो बॉटल वाली जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारा कि भाई बॉटल जब भरने लगती है तो हमें
जो है पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, वो यहां पे तुम देख सकते हो कि ये जो जैसे जैसे बॉटल भरेगी वैसे वैसे लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होगा, कम होती जाएगी। भाई जैसे पानी मान लो, पानी जो है, ओहो, पानी मान लो यहां तक भर गया तो लेंथ इतनी सी रह गई, है ना। तो लेंथ अगर कम होगी, डिनोमिनेटर में आ रही है लेंथ, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये चीज है। ओके, तो जब ये लेंथ बहुत छोटी हो जाती, फ्रीक्वेंसी पिच बिकम्स वेरी हाई एंड वी रियलाइज दैट द बॉटल इज अबाउट टू गेट फिल्ड। है कि नहीं, देखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिजिक्स का। ओके, तो जिन लोगों ने भी सही किया बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं काफी कॉमन है डायमेंशन एनालिसिस में। एक और एग्जांपल करना है भाई। के की वैल्यू ए की वैल्यू कैसे आई भाई, देखो ए की वैल्यू बी, पहले हमने बी और सी निकाल लिया और फिर ये जो इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन 2 लेंथ वाली जो इक्वेशन थी, इसमें पुट किया, इसको पुट करके सिंप्लीफाई किया, देख लो, ठीक है ना। -3 टाइम्स -हाफ प्लस हाफ, तो ये बन गया, ओहो थोड़ा छुप गया है वो बन गया -1, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन से आ रही है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। हाँ, तो अब की बार क्या करेंगे, हाँ, अब की बार हम ये देखते हैं कि भाई जैसे मान लो हमारे पास हमें निकालना है, आ, मजा आ रहा है, वेरी गुड, चलो गुड गुड। मान लो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वगैरह, अभी हम नहीं देख रहे हैं, वैल्यूज पे मत जाओ, सिर्फ डिपेंडेंसी देख रहे हैं, कोई चीज किस पे कैसे डिपेंड करती है वो तुम्हें पता चलेगा। ओके, राइट, हाँ, तो भाई सिचुएशन ये है कि जो रस्सी है, स्ट्रिंग होती है ना, ओहो, हाँ, एक रस्सी है, उस रस्सी में हमने क्या किया, उसको ऐसे अप एंड डाउन करके छोड़ेंगे ना, तो उसमें ऐसी एक पल्स क्रिएट होती है वेव की, और वो आगे बढ़ती है रस्सी में। वेव, स्पीड ऑफ ए वेव, तो हम निकालेंगे क्या, हम अब की बार स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ए वेव। अब ये स्पीड जो है किन चीजों पे डिपेंड कर सकती है, ओके। सो वन ऑफ देम इज द, लेट्स से, लेंथ, मास एंड मास, मास पे डिपेंड कर सकती है रस्सी के, कि हाउ हैवी द स्ट्रिंग इज, ओके। सो वी मे डिपेंड अपॉन, ओके लेट्स से, मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। देन इट मे डिपेंड अपॉन बाय व्हाट फोर्स हैव वी स्ट्रेच द स्प्रिंग। बाय द वे, रस्सी अगर लूज होती है ना, लूज रस्सी पड़ी हो तो उसमें वेव नहीं चल सकती, रस्सी टाइट होती है तभी उसमें वेव चलती है, राइट। सो देर इज सम फोर्स एफ बाय विच वी हैव स्ट्रेच्ड द स्प्रिंग, द स्ट्रिंग, धागे को हमने एफ से खींच रखा है, तो वी मे ऑल्सो डिपेंड अपॉन एफ, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं और ले लेता हूं, चलो, और वो मैंने ले लिया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, MFL, मास ऑफ द स्ट्रिंग, force with which the string is stretched, this F is also called tension in the string, so tension is a force, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें F ही लिख के दे रहा हूं। तो मास, फोर्स और लेंथ, इससे रिलेटेड फॉर्मूला हमें बनाना है। पहला स्टेप ये हो जाएगा कि भाई V इज इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट K, M टू द पावर A, F टू द पावर B, L टू द पावर C। चलो भाई आगे करो फटाफट। V इज स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड कह लो चाहे वेलोसिटी कह लो, डायमेंशन तुम्हें पता है भाई, ठीक है। V की डायमेंशन तुम जानते हो अच्छी तरह से, स्पीड, मास, फोर्स, लेंथ, सारी कॉमन चीजें, सबकी डायमेंशन तुम्हें पता है अच्छी तरह से।
सॉल्व करने में भिड़े हुए हैं लोग। गुड गुड, एक आध आंसर आया लेकिन वो सही तो नहीं लग रहा है मुझे अभी। सही आंसर का इंतजार है फिलहाल मुझे। एफ बाय एम तो सही नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है शिवांश कि भाई लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, तो वो तो बात सही नहीं है। हाँ, अब कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं जो कि सही हो सकते हैं। आयुषी ने अटेम्प्ट किया है, सही लग रहा है मुझे कुछ कुछ। गुड गुड गुड। हाँ, हर्ष, गुड गुड, चलो देखते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज v इज सिंपली एल टी माइनस वन। चाहो तो L1 लिख दो, एल टी माइनस वन, ठीक है ना। मास यहां पे है ही नहीं। अच्छा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है उसकी डायमेंशन के डायमेंशनलेस होता है, m टू द पावर हो जाएगा a। फोर्स हम जानते हैं m1 L1 t माइनस टू टू द पावर b, और l है लेंथ टू द पावर c। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m की टोटल पावर बन रही है a इधर और प्लस b इधर। ओके, 1 इंटू बी हो गया, और l की पावर यहां पे हम देख रहे हैं 1 इंटू बी यानी कि b, और इधर है c, तो ये हो गया b प्लस सी। और t की पावर जो है t तो एक ही जगह आ रहा है, माइनस टू बी। ओके, तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। इसको हम कंपेयर करेंगे डायमेंशंस को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, ताकि हमें तीन इक्वेशंस मिले। m के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ऊपर तो है ही नहीं मतलब जीरो, और नीचे है a प्लस बी, तो ये a प्लस बी जो है हो गया जीरो। ठीक है भाई, l को कंपेयर करेंगे, हम देख रहे हैं नीचे आ रहा है ये b प्लस सी, है ना, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में l आया 1, और t को हमने कंपेयर किया, राइट हैंड साइड में आया माइनस टू बी, और लेफ्ट हैंड साइड में आया -1। ओके, तो सबसे आसान इक्वेशन से स्टार्ट करो। इक्वेशन नंबर 3 सबसे आसान है, इससे हमें b की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है भाई हाफ। ठीक है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और b की वैल्यू हमें मिल रही है हाफ। तो b की वैल्यू को उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस हाफ। ठीक है ना भाई, क्योंकि a प्लस बी जीरो है, b हाफ है, तो a माइनस हाफ हो गया। और b की वैल्यू को ही अगर तुम डालोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा भाई, c की वैल्यू हमें निकालनी है, तो c की वैल्यू हो रही है भाई 1 माइनस बी, और यानी कि 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ हो गया हाफ। ठीक है भाई, तो a माइनस हाफ, b हाफ और c भी हाफ, तीनों वैल्यूज उठा के यहां पे डाल देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन v के लिए बन जाएगा k टाइम्स m टू द पावर a था माइनस हाफ, f टू द पावर b था प्लस हाफ, और l टू द पावर ये भी प्लस हाफ। तो फॉर्मूले को तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ f और l आ जाएंगे ऊपर, और m आ जाएगा नीचे। ठीक है भाई, तो इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने अब की बार सही किया है। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं सब, बढ़िया। अब ये जो फॉर्मूला है इसका एक्चुअल प्रूफ आएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वेव्स इन ए स्ट्रिंग का, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इस फॉर्मूले को बाकायदा डिराइव करेंगे। ठीक है ना, और के की
कुछ वैल्यू है या K1 ही है, जो भी है ये हम पता लगाएंगे तब। ठीक है, तो ये हमने जो है एक और एप्लीकेशन देखा डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है ना, अब देखो हम जो है डायमेंशन एनालिसिस के इसके आगे वाली कुछ और चीजों पे आते हैं। फिलहाल जो हमने होमोजेनिटी वाली चीजें देखी हैं वो उसमें जो है बेसिकली एक ही टाइप की इक्वेशंस को हमने लिया। ये जो डायमेंशन एनालिसिस वाला भी जो मेथड देखा, जो हमने फॉर्मूले डिराइव करने वाला मेथड देखा, पहले चलो इसके लिमिटेशंस क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो इस मेथड के क्या लिमिटेशंस हैं जो फिलहाल हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है भाई, के की वैल्यू फिलहाल निकालना संभव नहीं है। तो ये देखो ये चीज जो है ना थोड़ी सी इस तरीके की, एक पता है एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता था कुछ टाइम पहले, वो उस एडवर्टाइजमेंट जैसे वो विक्स की गोली होती है ना खिचखिच वाली, उस तरीके की कोई गोली होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट आता था। तो वो क्या होता है उस एडवर्टाइजमेंट में कि ना बॉलर जो है बॉलिंग करता है, बॉल लगती है बैट्समैन के पैड पे और बॉलर जोर की अपील करता है, लेकिन अपील करने की कोशिश करता है, उसके गले से आवाज नहीं निकलती खिचखिच के मारे। ठीक है, गला खराब हो रहा होता है। तो उसको एक फील्डर जो है उसका दोस्त है, इसको एक गोली देता है विक्स की, वो विक्स की गोली चूसता है और फिर अपील करता है आउज दैट, गले से जोरदार आवाज निकलती है, लेकिन एम्पायर जो है वो बोलता है नॉट आउट। और उस एड के बाद में लास्ट में आता है कि भाई ₹1 में इतना इंच, ₹1 में आपका गला ठीक हो गया है, ₹1 में बैट्समैन आउट नहीं हो रहा है। ओके, तो वैसे ही मैं बता दूं कि जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का उसमें इतना इंच मिलेगा, हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, जब एक्चुअल वो चैप्टर आएगा उसमें रियल कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज आएगी। ओके, तो पहली लिमिटेशन ये कि हम के की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। दूसरी लिमिटेशन क्या है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि बाय चांस किसी फॉर्मूले में यहां पे चौथी चीज और आ जाए, एम एफ एल, और राम जाने कोई और चीज हो कि भाई लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रस्सी, कि रस्सी जो है इसकी कितनी मोटी है, इसका डायमीटर कितना है वगैरह, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है ना, अननोन्स शुड नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशन हम कितनी बना सकते हैं, जैसे इन एग्जांपल्स में तो हम 3 बना रहे हैं। बाय चांस किसी सिचुएशन में मान लो टेम्परेचर भी इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द पावर डी ऐसा भी लिख दिया, तो 4 इक्वेशन लेके चलोगे तो 4 अननोन आ जाएंगे, 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो ये ले तो होते नहीं। ठीक है, कोई फॉर्मूला प्लस माइनस वाला हो तो वो इससे हैंडल नहीं होगा। कोई और फॉर्मूला हो जिसके अंदर मान लो कोई साइन इक्वेशन में साइन कॉस थीटा आ रहा हो, है ना, या टेन थीटा ऐसा कुछ आ रहा हो, वो इससे हैंडल नहीं होगा। या फिर किसी इक्वेशन में लॉग आ रहा हो, लॉग वाले भी फॉर्मूले हो सकते हैं, जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उस सब टाइप के फॉर्मूले होते हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके के फॉर्मूले अगर होंगे तो वो हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। ये मेजर 3 लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, के को नहीं निकाला जा सकता। नंबर 2, नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ equations that we can form. And third is that we can only derive formulas of this particular format. ठीक है ना, इसके आगे कुछ प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, या कुछ नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस वगैरह आ जाए, तो वो हम इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं। ओके, चलो तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो जो नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन है कुछ हम उसकी चर्चा करेंगे अब। ठीक है ना, होमोजेनिटी वाली सिचुएशन में तो सिर्फ प्लस माइनस और इक्वल टू वाले जो फंक्शंस हैं उन्हीं की डायमेंशन हमने इक्वेट करके देखी थी। अब हम बात करते हैं
कि भाई नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन जो है, से फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो भाई जैसे मान लो कि भाई एक इक्वेशन है फिजिक्स की, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, फिजिक्स की एक इक्वेशन ऐसी है। ये साइन तुम समझते हो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। ठीक है ना। तो इसके लिए इस तरीके की इक्वेशन में डायमेंशन के रूल क्या होंगे, डायमेंशन एनालिसिस के रूल क्या होंगे। ओके, तो भाई पहली बात तो ये समझो कि साइन जो है हम किसका ले रहे हैं, जिस भी चीज का हम साइन ले रहे हैं, ये पूरी चीज जिसका हम साइन ले रहे हैं, ठीक है ना, वो एक एंगल है। ओके, तो किसी एंगल का लेते हैं ना, जैसे साइन थीटा होता है भाई, तो ये अपने आप में डायमेंशनलेस होगा। ठीक है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए रूल समझ लो कि जिस चीज का हम साइन ले रहे हैं या कॉस ले रहे हैं या टेन ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन, सबके लिए क्या रूल है, रूल ये है कि दिस इज डायमेंशनलेस। ठीक है भाई, डायमेंशनलेस, इसकी डायमेंशन m0 l0 t0 है। ओके, पहला रूल ये। और दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि भाई साइन लेने के बाद जो बना ये पूरा, ठीक है, अब ये पूरा जो है किसके बराबर होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि भाई x बाय ए जो है वो हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, तो ये सारा जो बन रहा है ये भी अपने आप में डायमेंशनलेस है। मतलब जिसका तुम साइन ले रहे हो वो डायमेंशनलेस है, और साइन लेने के बाद जो आंसर आया है वो पूरी चीज भी डायमेंशनलेस है, यानी कि x बाय ए जो है वो डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इक्वेशन में आ जाए, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक जो भी है, तो ये दो रूल अप्लाई होंगे कि जिस चीज का ब्रैकेट के अंदर जिस भी चीज का तुम साइन कॉस टेन कॉट ले रहे हो वो डायमेंशनलेस है, और लेने के बाद जो पूरा फंक्शन बना वो भी डायमेंशनलेस होगा। ओके, अच्छा, अब मान लो कि यहां पे इसी को मैं एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं। पहले तो मैंने तभी तुम्हें रूल समझाया, अब मैं तुम्हें इसे एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, तो कुछ चीजों की मैं डायमेंशन दूंगा, बाकी की पूछूंगा। ठीक है ना, तो यहां पे देखो साइन इज डायमेंशन, वाई इज साइन डायमेंशनलेस, चलो ये भी बता देते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा तुम्हें अंदाजा होगा भाई, जैसे ये एंगल थीटा होता है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, अब देखो मैथ्स के काम करने पड़ रहे हैं मुझे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं, इसको ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये तो आता है 10वीं की मैथ्स में आता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है। परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ है, हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ क्या हुआ, डायमेंशनलेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। कॉस लोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस वो भी डायमेंशनलेस, टेन लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दोनों लेंथ के रेशियो है ना, लेंथ अपॉन लेंथ है, तो डायमेंशनलेस होना ही है। समझ में आ गई बात, चलो। हाँ, तो हाँ, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना रहा था। क्वेश्चन ये है कि भाई टी जो है यहां पे वो ऑफ कोर्स हमारा क्या है, तुम्हें दिया गया है टाइम। ओके, टी हमेशा की तरह टाइम है, और ये जो एक्स है ये क्या है, ये एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ हम मेजर करते हैं वो, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कह लो। ओके, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, दोनों की डायमेंशन सेम होती है, वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने डिस्टेंस लिख दिया। ठीक है, तो जो भी है एक्स जो है उसकी डायमेंशन समझ जाओ कि लेंथ है। तो तुम्हें दो चीजों की डायमेंशन यहां पता चल रही है, टोटल सिंबल यहां पे देखो, एक्स है, ए है, ओमेगा टी फाइव, 1 2 3 4 5 सिंबल आ रहे हैं।
5 में से 2 की डायमेंशन तुम्हें बता दी गई है। t इज टाइम, x इज डिस्टेंस और लेंथ। ओके, बाकी तीनों की डायमेंशन क्या होगी? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, ओमेगा एंड ऑल्सो फाई। इन तीनों की डायमेंशन तुम्हें पता लगानी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए, ओमेगा एंड फाई। करो भाई, करो, ट्राई करो। किसी ने लिखा है ए बी डायमेंशनलेस होगा, टीना ने लिखा है, लेकिन ये बात तो सही नहीं है। ए डायमेंशनलेस नहीं है भाई, इसमें निकालो उसकी डायमेंशन। ओमेगा इज टी इनवर्स, डब्ल्यू इज टी इनवर्स, डी डब्ल्यू मतलब ओमेगा ही होगा। शिवांश ने लिखा है, ये मुझे सही लग रहा है। गुड, ये सही लग रहा है। हाँ, अब आ रहे हैं आंसर, तीनों के आंसर भी आया है मनन का। गुड गुड गुड। हाँ, तो अब हम इसको करेंगे। भाई देखो, हमारा एक रूल क्या था कि जिसका हम साइन ले रहे हैं, जिस एक्सप्रेशन का, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरा डायमेंशनलेस है। ठीक है ना? अब इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर दो चीजों को ऐड किया जा रहा है। ओमेगा टी को फाई के साथ ऐड किया जा रहा है। हमारा होमोजेनिटी का रूल ये बोलता है कि जिन चीजों को हम ऐड कर रहे हैं उनकी डायमेंशन सेम होना जरूरी है। ठीक है ना भाई? और ये क्यों जरूरी है कि भाई जब मान लो एक लेंथ है और एक मास है, दोनों को ऐड थोड़ी किया जा सकता है। कोई कहे कि भाई 5 किलो और 10 मीटर को ऐड करो, 5 किलोग्राम और 10 मीटर को ऐड करो, डजंट मेक एनी सेंस। डायमेंशनली डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड करना पर्पजलेस है, उसका कोई पर्पज नहीं है। ठीक है? 5 किलो और 10 मीटर, 5 किलोग्राम 10 मीटर का सम यूजलेस, किसी काम का नहीं है। ओके, सो ओमेगा टी और फाई को क्योंकि ऐड किया जा रहा है, उनकी डायमेंशन सेम होना जरूरी है। और अभी अभी हमने रूल ये सीखा है कि भाई ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो दिस इज इक्वल टू योर m0 l0 t0, राइट? तो यहां तुम्हें ये दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वल टू के साइन है, तो दो चीजों की डायमेंशन तुम्हें पता चल रही है। फाई की डायमेंशन, फाई इज डायमेंशनलेस, डायरेक्ट पता चल गया। ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी को डायमेंशनलेस करना है, टी ऑफ कोर्स टाइम है, तो ओमेगा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m0 l0 t -1। ओके, तो फाई के निकल गई डायमेंशन, ओमेगा की भी डायमेंशन निकल गई। अब क्या बचा? अब बचा ए। तो उसके लिए रूल ये काम में आएगा कि भाई साइन लेने के बाद ये पूरा जो बना है ये भी डायमेंशनलेस है, यानी कि x बाय ए डायमेंशनलेस है। तो x बाय ए डायमेंशनलेस हुआ तो इसका मतलब x की डायमेंशन और a की डायमेंशन बराबर है। और x मैंने दे रखा है कि डिस्टेंस है, तो यानी x और a दोनों की डायमेंशन बराबर है। तो ये क्या है भाई? m0 l1 t0, ये लेंथ है। a जो है वो लेंथ है, राइट? तो तुम अपना आंसर मैच करवा सकते हो भाई। a की डायमेंशन l, ओमेगा की t-1 एंड फाई इज डायमेंशनलेस। ओके, तो ये रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा और अलग टाइप के फंक्शन क्या होते हैं उस पर हम आते हैं, या इसका एक एग्जांपल और लेना है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले का एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ठीक है ना? राइट, तो अगले अगले पन्ने पे चलें। ओके, गॉट इट। चलो, तो नेक्स्ट पन्ना। हाँ, हाँ, अब की बार मैंने लिखा कि भाई v इज इक्वल टू v, एक सेकेंड, v इज इक्वल टू u टाइम्स cos ऑफ kx माइनस थीटा।
कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, यहां पे अगेन मैं तुम्हें दो चीजों की डायमेंशन बताऊंगा, बाकी तीन की तुम्हें निकालनी है। ठीक है, रूल्स एक बार फिर बता देता हूं भाई। साइन कॉस टैन जिस चीज का हम ले रहे हैं वो डायमेंशनलेस होगा। पहली बात तो ये भाई, ये दिस विल बी M0 L0 T0, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसको लेने के बाद जो कंप्लीट बना है, कॉस जिसका हमने ले लिया है, लेने के बाद भी जो है वो डायमेंशनलेस होगा। ये रूल्स हैं। ओके, हाँ, तो दो की वैल्यू, दो की डायमेंशन मैं बता रहा हूं। v जो है वो है एक स्पीड। v क्या है? v एक स्पीड है। और x जो है वो x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x ऐसे हम नाप रहे हैं, y ऐसे नाप रहे हैं, z ऐसे नाप रहे हैं, तो x y z तीनों क्या है? लेंथ हो जाएंगी। ठीक है ना। तो v और x इनके बारे में तुम्हें बता दिया गया, ये स्पीड है और ये x कोऑर्डिनेट है। ओके, पता लगानी है तुम्हें डायमेंशन किसकी? k की डायमेंशन क्या होगी, थीटा की डायमेंशन क्या होगी, और u की डायमेंशन क्या होगी। निकालो, तीनों की डायमेंशन क्या होगी, पता लगाओ। हाँ, गुड, अब की बार आंसर पहले से फास्ट आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। k is length inverse. ओके, थीटा इज डायमेंशनलेस, ये भी सही है। बच गया u इज LT-1। गुड गुड गुड। हाँ, तो भाई पहली बात तो kx और थीटा को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो दो चीजों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायमेंशन सेम होना जरूरी है। सो डायमेंशन ऑफ kx हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ थीटा। ये हमें होमोजिनिटी से मिल रहा है, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायमेंशन सेम होना जरूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल से ये पता चल रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस है, तो ये हो गया M0 L0 T0। ओके, तो थीटा तो तुम्हें डायरेक्ट पता चल गया कि डायमेंशनलेस है। एक्स जो है वो क्या था? एक्स जो है वो कोऑर्डिनेट यानी कि लेंथ था। ठीक है ना। तो के जो है, के को तो के ही हमने रहने दिया, एक्स की डायमेंशन जो है वो लेंथ है, ये बन रहा है M0 L0 T0। तो इससे हमें के की डायमेंशन क्या मिल जाएगी? L-1 हो जाएगा, M0 L-1 T0। ओके, तो ये के की डायमेंशन आ गई, थीटा की आ चुकी है, बच गया अब u, है ना। तो देखो, अगर ये सारा का सारा डायमेंशनलेस है, जो कि हमारा सेकंड रूल कह रहा है कि ये पूरा का पूरा कॉस लेने के बाद डायमेंशनलेस है, तो ऑब्वियसली u और v की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है ना। और v जो है वो स्पीड है, तो इसका मतलब u भी एक स्पीड है। डायमेंशन ऑफ u सेम एज डायमेंशन ऑफ v, विच इज LT-1। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डायमेंशन के रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की। आई एम श्योर मैथ्स में तुम लॉग सीख रहे होगे। ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है ना। डीपीपी तो मैं पहले ही देख चुका हूं, आज मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हें मिल जाए। ठीक है ना, चिंता मत करो। ओके, तो लॉग पे आते हैं। तो भाई लॉग में ऐसा कुछ होता है ना कि लॉग जो है वो कुछ ए तो बेस है, मान लो बी का हम लॉग ले रहे हैं, इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ बन रहा है। होता है कि नहीं? ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो अब इसमें
रूल ये है कि फिजिक्स की कोई इक्वेशन को अगर तुम इस फॉर्म में लिख चुके हो तो, अरे यार पीजे सर ने लॉग पे एक लेक्चर बनाया तो था, तुम लोगों ने देखा नहीं, या तो यूट्यूब पे फ्री डाला हुआ होगा। अभी पीजे सर क्या पढ़ा रहे तुम लोगों को मैथ्स में? ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया है क्या? या लॉग या ट्रिग्नोमेट्री कुछ तो चल रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। खैर, जो भी है, जब भी तुम मैथ्स में सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं रूल तुम्हें बता देता हूं। रूल ये है कि मैथ्स में जब भी तुम ऐसा देखो कि लॉग ऑफ बी बेस ए, ये ए क्या है जो नीचे लिखा है, बेस ए, और इज इक्वल टू किसी क्वांटिटी के आ गया सी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसमें सिंपल सा रूल है कि ए, बी एंड सी, दीज आर व्हाट? डायमेंशनलेस। दीज आर डायमेंशनलेस, मतलब M0, L0, T0, ए बी सी तीनों की डायमेंशन M0, L0, T0 होगी। ठीक है ना भाई? इनइक्वालिटीज चल रहा है, अच्छी बात है, वो भी अच्छा चैप्टर है, काम आएगा बाद में फिजिक्स में। ठीक है, तो समझ जाओ कि जब भी फिजिक्स में इक्वेशन देखो, बाय द वे कई बार क्या होता है कि ये लॉग जो है ना वो अलग अलग जगह पे आ जाता है। लॉग के बारे में ऐसा कुछ सीखा है तुमने कि भाई लॉग ऑफ ए, सॉरी लॉग ऑफ बी, ए को तो बेस में रख दिया मैंने, पी बाय क्यू ऐसा है सपोज, तो इसको लिखते हैं लॉग ए बेस पी माइनस लॉग ए बेस क्यू। क्यों भाई, ऐसा कुछ सीखा है? ये पता है कि नहीं? स्पीड, कोई कह रहा है स्पीड वेलोसिटी बाय टाइम होता है, स्पीड वेलोसिटी बाय टाइम नहीं होता है। स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन एक ही होती है। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है ये दूसरे चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल बस ये मानो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन LT-1 है। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। ये तो लॉग के बारे में पता होगा। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं, एनीवे तो देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फिजिक्स में, ठीक है, इसमें P और Q जो है इनकी कुछ डायमेंशन हो सकती है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, P और Q जो है इनकी अलग अलग डायमेंशन हो सकती है, लेकिन ये जो P बाई क्यू है ना ये डायमेंशनलेस होगा। कहने का मतलब ये है कि लॉग अगर अलग अलग जगह आ रहा है इक्वेशन में, एक इक्वेशन में कई जगह लॉग आ रहा है, तो उसको तुम इकट्ठा कर दो, उस लॉग को एक जगह पे ले आओ। ठीक है, लॉग को एक जगह पे ले आओ, तो उसके बाद ये रूल अप्लाई करना है। ये समझ लेना, अगर किसी इक्वेशन में लॉग ऐसे दो तीन जगह पे आ रहा है, ठीक है, तो इस रूल को अप्लाई करने में तुम्हें दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करना है, सारे लॉग को इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने का तरीका यह है कि भाई लॉग पी माइनस लॉग क्यू है, तो उसको इकट्ठा करके लॉग पी बाई क्यू लिख लो, ताकि लॉग एक ही जगह पे आए, दो जगह इकट्ठा अलग अलग नहीं आए। ऐसा करने के बाद तुम कह सकते हो कि ये ए, बी और सी तीनों के तीनों अलग अलग डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, तो बाय द वे लॉग पे ना एक वो बना हुआ है, एक यूट्यूब पे फ्री लेक्चर है मेरे ख्याल से, जो इनके शायद या तो वो एनजे जो है अपना, ये क्या निशांत जिंदल, इसके चैनल पे है शायद, उसके चैनल पे शायद पीजे सर का पड़ा हुआ है एक लॉग का लेक्चर। छोटा सा है, शायद एक आध घंटे का है, एक घंटे शायद आधा घंटे एक घंटे का होगा। तो उसमें मैंने सोचा कि तुमने वो देखा होगा, तो उसमें लॉग की बेसिक चीजें बताई गई हैं। तो एनीवे फिजिक्स में रूल ये समझ लो कि ऐसी कोई इक्वेशन आए तो एबीसी तीनों अलग अलग डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, तो चलो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक फिजिक्स वाला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो मान लो भाई कि हमारे पास फिजिक्स की कोई इक्वेशन है ऐसी कि लॉग ऑफ हाँ, यहां पे है अपने पास
एम एम पी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, इसका लॉग लिया जा रहा है टू द बेस ई इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं इज इक्वल टू, हमने कहा कि भाई हां, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ओके, हाँ, तो मान लो कोई ऐसी फिजिक्स की इक्वेशन आई हमारे सामने, ठीक है ना, ऐसी फिजिक्स की इक्वेशन आई, लॉग का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पहले, इससे तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। हमारे सामने ऐसी कोई फिजिक्स की इक्वेशन आई, इसमें तुम्हें 2 की डायमेंशन में बता देता हूं, 2 या चलो 3 की बता दी, ठीक है। एम जो है जाना पहचाना अपना मास है, ओके, एल जानी पहचानी लेंथ है, और एफ जो है ये भी जाना पहचाना फोर्स है। तो एम, एल और एफ एज यूजुअल इनकी डायमेंशंस हैं। अब बच गया क्या? बच गया एक तो पी, इसकी डायमेंशन तुम्हें बतानी है, एक तुम्हें क्यू की डायमेंशन बतानी है, और एक तुम्हें ई की डायमेंशन बतानी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पी, क्यू एंड ई if we have a equation of physics like this. You know the dimensions of M, L and F, mass, length, force. करो भाई कंप्लीट। हाँ, YouTube पे वो निशान जिंदल के चैनल पे जो है तुम्हें वीडियो मिलेगा जिसमें लॉग पढ़ाया है पीजे सर ने, ठीक है, तो वो देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो बाद में एनीवे कोर्स में उसको कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो रूल यहां पे है उसको यहां तुम्हें अप्लाई करना है और उसके हिसाब से तुम्हें चीजें मिलेंगी। सबसे आसान, बिल्कुल, कुछ लोग, किसी ने लिख दिया है ई इज डायमेंशनलेस, वेरी गुड, ये जो ए है बेस में जो था वो डायमेंशनलेस था, राइट, तो ये जो ई है भाई ये डायमेंशनलेस हो गया। तो सबसे पहली चीज तो सबसे आसान ये निकाल के छोड़ दो कि डायमेंशन ऑफ ई इज m0 l0 t0, बात खत्म, इतना तो हो गया। ओके, उसके बाद ये एम पी बाय एल ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, होगा कि नहीं? हमारा रूल ये कहता है ये जो लॉग जिसका हम ले रहे हैं, सॉरी, ये लॉग जिस चीज का हम ले रहे हैं ये भी डायमेंशनलेस है, बी, तो ये हम कहेंगे कि भाई एम पी बाय एल ये पूरा का पूरा जो है ये डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0 है। ओके, तो इसका मतलब p की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ p बन जाएगी l बाय m, l बाय m की डायमेंशन बनेगी, यानी कि l1 और m -1 ये डायमेंशन हो गई p की, ठीक है। m पहले लिखना है तो m -1 l1 लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये p की डायमेंशन हो गई। अब बच गया q, तो रूल ये कह रहा था लॉग पूरा बनने के बाद ये जो c आया ये भी डायमेंशनलेस है, यानी कि f अपॉन क्यू जो है ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, ठीक है। f बाय क्यू ये पूरा है m0 l0 t0, इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन ऑफ q सेम एज डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी कि m1 l1 t -2। तो इस तरीके से हमने q की भी डायमेंशन निकाल ली। ओके, ठीक है भाई, तो ये रूल है। वैसे लॉग वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा है नहीं फिजिक्स में, गिने चुने ही फॉर्मूले होते हैं, तो बहुत ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन जो भी है उसके लिए रूल ये समझ लो, ठीक है ना। इस रूल से आसानी से तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्यू की डायमेंशन सेम एज एफ, वेरी गुड, ठीक है भाई। चलो इतना काम हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा भी एक दो टाइप के जो फंक्शन है वो और होते हैं। जैसे एक होता है
क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, एक होता है भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, उसकी बात करें, इससे आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। चलो, तो हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तुम इसको ऐसे सोचो कि भाई कोई इक्वेशन हमें ऐसी दी गई है, हाँ, कि जैसे ये होता है ना कि भाई वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो है, सपोज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज एल क्यूब, ऐसे करके हमें दे रखा है। एक एल लेंथ है, ठीक है ना, एल कोई लेंथ है, तो वॉल्यूम एल क्यूब इस तरीके से हमें दे रखा है। तो यहां पे ये जो पावर वाली चीज है ना, ठीक है, ये जो पावर में ऊपर जो चीज चढ़ी हुई है, इसका डायमेंशनलेस होना जरूरी है, अदरवाइज वो इक्वेशन जो है मीनिंगफुल नहीं होती है, राइट। तो यहां पे ये वाली जो जो भी पावर में जो चढ़ी हुई चीज है, दिस हैज टू बी डायमेंशनलेस। ओके, जो एक्सपोनेंट है उसका डायमेंशनलेस होना कंपलसरी है, राइट। ये मैंने एक फॉर्मूला ही लिख दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, तो ये जो क्यूब ऊपर 3 नंबर आ रहा है वो डायमेंशनलेस हो गया, इस तरीके से। एक इक्वेशन, चलो इसकी भी कुछ मैं बना देता हूं, इससे रिलेटेड भी एक इक्वेशन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इक्वेशन लिखी भाई कि हाँ, ओके, P इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर माइनस माइनस क्या करें इसको, d, नहीं d नहीं, रुको, वो वाली इक्वेशन लेते हैं, चलो माइनस के टी, चलो ये कर दिया, P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन मैंने बनाई। अब यहां पे तुम्हें दो चीजों की डायमेंशन दी हुई है और बाकी दो की निकालनी है, ठीक है। तो हमें एक तो यह बताया गया है कि P क्या है, P नॉट क्या है। P नॉट जो है वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और T जो है वो है टाइम, ठीक है। ये दो चीजें, एक्चुअली टाइम नहीं होता इसमें, ये हाइट होती है, रुक जाओ, माइनस के वाई लिख रहा हूं मैं इसको, हाँ रुको रुको, हाँ। तो ये वाई जो है, ये वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट कह लो या इसको कह लो हाइट, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाई जो है वो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है, ठीक है। बाकी जो दो चीजें बची हुई हैं तुम्हें उनकी डायमेंशन बतानी है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पी एंड ऑल्सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के। पी और के की डायमेंशन पता लगाओ। ये सब याद करना है, कोई कह रहा है बेटा याद नहीं, ये मेथड सीखने हैं, ये जो रूल्स जो ऊपर मैं बता रहा हूं उन रूल्स को प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना है। याद रखने वाली अप्रोच रखोगे फिजिक्स में तो बेटा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें समझना है, जो रूल्स हैं उनको समझना है। हाँ, ओके, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। पहले हम ऐसा करते हैं, इसको इस वाले फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। तो इस फॉर्म में लाने का मतलब ये एक्सपोनेंशियल पार्ट एक तरफ रहना चाहिए, बाकी सारा दूसरी तरफ आना चाहिए। तो ये पी नॉट को मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन गया पी बाय पी नॉट, ओके। पी बाय पी नॉट जो है ये क्या है, ये है ई टू द पावर माइनस
के वाई, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो के वाई है, ठीक है, के इंटू वाई, ये यहां पे डायमेंशनलेस हो जाएगा एक तो, ठीक है, यानी कि के की डायमेंशन के इंटू वाई जो है इसका डायमेंशनलेस होना जरूरी है, m0 l0 t0, राइट। तो के की डायमेंशन क्या आ गई, ये आ गई y की इनवर्स, y जो है वो हाइट है, देखो हाइट मतलब लेंथ हो गया, तो ये बन जाएगा m0 l-1 t0, ठीक है। तो k तो इस तरीके से निकल गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो e है ये खुद एक नंबर होता है, जो e है वो खुद एक नंबर होता है, यानी कि ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया। तो p और p नॉट की डायमेंशन सेम हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ p सेम एज द डायमेंशन ऑफ p नॉट, विच इज व्हाट, विच इज प्रेशर, यानी कि m1 l-1 एंड t-2 फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो इस तरीके से हम p नॉट की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्यों भाई, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा कि भाई नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इनमें रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं डायमेंशन के, ये देखें, ठीक है। हां, तो डीपीपी तुम्हें नहीं मिली थी, तो अब ऐसा करते हैं डीपीपी 1 और 2 दोनों मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा तुम्हारे ऐप पे, 1 एंड 2, ठीक है। दोनों को अटेम्प्ट करके आना, डीपीपी 1 एंड 2 हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शीट को भी मैं पहले ऐप में डलवा दूंगा, तुम्हें ऐप पे मिल जाएगी, उसके बाद शीट में से देंगे। तो अभी का होमवर्क ये है डीपीपी 1 एंड ऑल्सो डीपीपी 2, ओके। तो ये होमवर्क करके लाओ, नेक्स्ट क्लास के शुरू में हम डिस्कस करेंगे, ऐप में ही तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, कैरियर विल वाले ऐप में। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर।